आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन गिवन है कि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हम प्रक्षेपित अगर करें तो निम्न ग्राफ में से कौन सा ग्राफ गेंद की हवा में गति के लिए वेग समय ग्राफ को प्रदर्शित करता है, जहां हवा का प्रतिरोध नगण्य माना गया है। विकल्प में हमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, तो कौन से ग्राफ हमारे पास सही होंगे वो हमें निकालना होगा। ठीक है, इसके लिए अगर हम ये देखें कि मान लीजिए एक तल है, हमारे पास पृथ्वी का तल है, हम मान के चलते हैं कोई एक वस्तु है जिसे अगर हम एक पिंड के रूप में प्रदर्शित करें। ठीक है, तो ये पिंड है। पिंड को यहाँ से एक निश्चित वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, प्रारंभिक वेग से, तो हम उसे क्या लिख दें, हम उसे u के रूप में प्रस्तुत करें। और देखिए चूंकि पृथ्वी है, पृथ्वी नीचे की तरफ, यहाँ पर पृथ्वी का तल अगर मौजूद होगा तो पृथ्वी के तल की ओर मतलब नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण का मान धनात्मक होगा। ठीक है, और अगर हम उल्टी दिशा ऊपर की ओर देखें तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब इस तरह से अगर हम किसी प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित हमने करा तो होगा क्या इस पर। तो अगर हम यहाँ पर गति के प्रथम समीकरण का उपयोग करता है, ये हमें बताता है कि अंतिम वेग मतलब किसी स्थिति पर तात्क्षणिक वेग का मान v u धन यहाँ पर a t के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर a त्वरण को बता रहा है, त्वरण किससे प्रभावित होगा, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से प्रभावित होगा। तो v का मान अगर हम देखें किसी एट इंस्टेंट या किसी क्षण पर, तो u ऋण यहाँ पर g के रूप में आएगा और ये t। ठीक है, इस समीकरण से अब हम कुछ मान देख सकते हैं कि क्या होगा मान में परिवर्तन। प्रारंभिक रूप से अगर हमने ये माना कि उसका प्रारंभिक वेग u था, ठीक है, u था मतलब कुछ एक मान होगा उसका। अब देखिए जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान तो हमेशा नीचे की ओर होगा, और t के मान को अगर हम जैसे बढ़ाते जाएं, ठीक है, t का मान अगर यहाँ पर पहले शून्य था, फिर इस शून्य से बढ़ा 1 हुआ, 2 हुआ, कुछ इस तरह से, तो हम ये देखते हैं कि इसका मान जो gt का मान है वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और उसका मान है ऋणात्मक में है। तो यहाँ पर हम देखते जाते हैं कि v का मान ये क्या होता है, u से यहाँ पर कम ही होता है। ठीक है, अब इस तरह से अगर हम देखें और gt के मान को हम इतना बढ़ा दें या इतने ऊपर तक वो मान चले जाए, जहां पर gt का मान किसके बराबर हो जाता है, gt का मान यहाँ पर u के बराबर हो जाता है, तो हम ये मान के चलते हैं v का मान यहाँ पर क्या हो गया है, शून्य हो गया है। और एक ऐसी स्थिति जब v का मान शून्य हो जाता है, वस्तु अपने अधिकतम ऊंचाई पर होती है, जहां पर v का मान अगर हमने यहाँ पर शून्य माना तो। ठीक है, क्यों, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ रहा है ऋणात्मक रूप से, क्योंकि वो वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। तो हमने ये देख लिया कि वेग का मान पहले क्या था, कम हो रहा था, तो हमने ये लिख दिया कि कम हो गया। अब वेग का मान यहाँ पर हो जाता है शून्य। अब ठीक है, अब वो तो शून्य हो गया। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अब वस्तु जो है गुरुत्वाकर्षण के अधीन होगी, अब वह नीचे आने लगती है ऊपर जा करके। ठीक है, ऊपर ये पहुंची, v मतलब अधिकतम वेग का मान वहां पर शून्य रहा, और जब वो नीचे जा रही है तो वेग का मान अब क्रमशः बढ़ते जा रहा है, लेकिन किस दिशा में। अब अगर हम वेग की दिशा को अगर धनात्मक ऊपर की ओर ले रहे थे, ठीक है, ऊपर की ओर अगर हमने धनात्मक लिया था, अब नीचे की ओर जब जा रहा है तो हमें इसे ऋणात्मक लेना पड़ेगा। मतलब हम ये कह पाते हैं कि gt का मान क्या होता है, समय का मान तो बढ़ते जाएगा, जी का मान ऋणात्मक रूप से। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेग का मान जो होता है, v का मान जो होता है वो यहाँ पर शून्य से कम होता है, मतलब हम कहें तो ये ऋणात्मक मान हो सकता है, ऋणात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर मान ऋणात्मक रहा, सबसे पहले तो कम था लेकिन वो मान धनात्मक था। ठीक है, तो समय के साथ हमें ये मान परिवर्तन जो धनात्मक था वो कम होते जा रहा है, और कम होते हुए वो शून्य हो जाता है, और शून्य के बाद उसका मान ऋणात्मक हो जाता है, और ऋणात्मक में अब उसका मान बढ़ते जाएगा या अधिक होते जाएगा। ठीक है, ये समय के साथ मान होता है, समय के साथ शून्य से अगर हम शुरू करें तो देखिए अगर हमने ये देखा कि शून्य से अगर हमने शुरू करा तो वेग का मान यहाँ पर बढ़ रहा है। वेग का मान हमारे पास अगर हम देखें तो a पर, b पर और d पर वेग का मान तो बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, वेग का मान शून्य होता है, तो वेग का मान शून्य a पर भी हुआ है और b पर भी हुआ है और d पर भी हुआ है। तो हमारे लिए फिलहाल तो ये समझ में आ रहा है कि c हमारे लिए गलत होगा। तो a, b और d पर अगर हम देखें तो वेग का मान क्रमशः कम होता है धनात्मक रूप से, तो देखिए वो कम हो रहा है समय के साथ, यहाँ पर भी कम हो रहा है समय के साथ। एक बिंदु पर वो शून्य आता है, शून्य आ जाता है। ठीक है, शून्य भी आ गया। अब देखिए मान वेग का ऋणात्मक होगा। अगर a पर हम देखें तो वेग का मान यहाँ पर धनात्मक है, तो हमारे लिए गलत होगा। b पर हम देखें तो वो ऋणात्मक है, का मान समय के साथ अब क्या हो रहा है, वो उतने ही परिमाण का वापस बढ़ रहा है लेकिन ऋणात्मक रूप से। तो हम ये नहीं कह सकते कि वेग का मान ऋणात्मक रूप से उतना ही बढ़ेगा या उतनी ही स्थिति तक वो आ पाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए विकल्प डी जो होता है, देखिए विकल्प बी भी गलत रहा, तो विकल्प डी हमारे लिए सही होगा, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वेग का मान समय के साथ क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, शून्य होता है, और उसके बाद फिर से समय के साथ वेग का मान यहाँ पर बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए विकल्प डी सही होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।